और अगर 16, 17 या 18 साल के लड़के को मोटरसाइकिल दे दो, पता नहीं कैसे यूं यूं करके निकला। कई बार तो मेरे रोंगटे खड़े कर दो, लेकिन कभी कभी मैं भी चलता था, इसीलिए तो घुटने तोड़वा दिए। ये मैं उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं? ये सरल उदाहरण है कि उनमें जोश होता है, उनको क्या होने वाला उसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए हमारी भाषा में हम युवा वर्ग को क्या बोलते हैं? मिसगाइड मिसाइल। ये मिसाइल तो है, लेकिन हमारे दुश्मन ने उसको गाइड किया है। दुश्मन ने किधर गाइड किया है? दुश्मन ने उसको घुटने तक चड्डा पहना दिया, घुटने तक चड्डा पहना करके ऊपर एक बनियान दे दिया, बनियान के ऊपर लिख दिया ओम शांति या जय माता दी, हाथ में एक झंडा दे दिया, चल वैष्णो देवी। तो परिस्थितियां तो पूरी तरह से मतलब उससे भी ऊपर हो चुकी हैं। अब फिर भी क्रांति क्यों नहीं हो रही? इसका कारण क्या है? हमारा दुश्मन हजारों साल से इस देश पर काबिज भी है और हजारों साल से वो ये भी जानता है कि कभी भी इस देश में क्रांति हो सकती है। बुद्धा के समय से उसने एक सबक सीखा है कि अगर इस देश में कोई क्रांति हुई तो फिर से बुद्धा पैदा हो सकते हैं। फिर से बुद्धा अगर कोई पैदा हो गए तो फिर से इस मौर्य साम्राज्य स्थापित हो सकता है। फिर से मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया तो फिर से ब्राह्मणों के रोटी के लाले पड़ सकते हैं। ब्राह्मणों को यहां तक कि आज जो हमारे समाज से गंदा कार्य करवाया जाता है वो काम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है। ये हमारा दुश्मन अच्छी तरह से जानता है। इसलिए उसने एक क्रांति को प्रतिक्रांति करके दबाया और उस प्रतिक्रांति से उसने एक सबक सीखा। क्या सबक सीखा? कि इस देश में कोई भी क्रांति होनी नहीं चाहिए, और अगर किसी प्रकार की कोई क्रांति हो जाती है तो उस क्रांति को होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। वो सावधान है, वो सतर्क है, वो माइनॉरिटी में है। जो कम संख्या में होता है वो विजिलेंट रहता है, वो सावधान रहता है। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं। ये राजस्थान और गुजरात ज्यादा दूर नहीं है, ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान के जो लोग गुजरात में काम करने आते हैं तो अहमदाबाद में कोई काम करते, कोई ओडम में रहता है, कोई कांकरिया में रहता है, कोई उधर वाड़ज में रहता है, तो कोई कहीं रहता है, लेकिन सप्ताह में 15 दिन में वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर क्या बोलते हैं? मारवाड़ी मारवाड़ी भाई भाई। कई तो मारवाड़ी कॉलोनियां बनी हुई, मारवाड़ी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हम राजस्थान से आए हुए हैं, गुजरात परदेश है। उधर की भाषा में भैंसा बोलते हैं, लड़का कहां गया? परदेश कमावा गया, परदेश। वो गुजरात को परदेश मानते, अपना नहीं मानते, परदेश पराया देश मानते हैं। इसलिए वो यहाँ विजिलेंट रहते हैं, संगठित रहते हैं, एक जगह मिलकर रहते हैं, किसी भी जाति के वो भाईचारा रखते हैं। यहां जाति से कोई मतलब नहीं रहता यहां आने के बाद। और हमारे यहां से जो लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फिर वो किसी भी स्टेट के और किसी भी जाति के हो, इंडियन होता है ना। तो ये भारत में जो आर्यन लोग हैं, ये लोग विदेशी हैं और विदेशी यहां पर विजिलेंट रहते हैं। वो हमेशा जानते हैं ये मुल्क हमारा नहीं है, यहाँ हम लोग विदेशी हैं और यहाँ पर रह करके हम इन पर शासन चलाते हैं। इसलिए इन लोगों में किसी भी प्रकार की कोई क्रांति नहीं होनी चाहिए, कोई भी फिर से बुद्धा पैदा नहीं होना चाहिए, कोई भी अंबेडकर जैसा इसमें पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो उस क्रांति को रोकने का पहले ही प्रयास शुरू कर देते हैं और फिर वो नए नए समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती है, समय के अनुसार साधन बदलते हैं, समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके अनुरूप करता है। एक छोटा उदाहरण, दुनिया में कंप्यूटर का निर्माण किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके लिए किया गया और भी बहुत सारे ऐसे कामों के लिए किया गया। भारत में कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले किस लिए हुआ? रामायण में हनुमान को उड़ाने के लिए। हनुमान इधर से उड़ गया सीधा। और अभी तो टीवी पर मैंने एक दिन देखा कि वो अब किसी पात्र, किसी अभिनेता, किसी स्टार की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने वो ऐसे कार्टून बना करके उन पर ही रामायण और महाभारत और ये ग्रंथ बना दिए हैं ताकि किसी को पैसा भी नहीं देना पड़े। उधर ही टाइप करके, उधर ही बना करके, उसका बना करके उड़ा दो।
तो ये इस तरीके से उसका भी ये दुरुपयोग करते हैं ताकि कोई क्रांति इसमें फिर देश में ना हो। आज अभी वर्तमान समय की हम बात करें, चलो हमारी कमजोरियां तो है ही, बहुत सारी कमजोरियां हम में है कि हम लोग क्रांति नहीं कर पा रहे हैं, मगर हमें हमारी कमजोरियों को भी ध्यान में रखना है। और हमारी कमजोरी को हम तभी मजबूत कर पाएंगे जब हम लोग हमारे दुश्मन की रणनीति को, उसके षड्यंत्रों को भी समझेंगे कि उसके पीछे उसका क्या मकसद है। किसी भी देश की क्रांति युवा वर्ग से होती है। बुजुर्ग लोग और उम्रदराज जो लोग हैं वो मार्गदर्शक होते हैं, उनके पास तजुर्बा होता है, वो अनुभव के आधार पर उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं। लेकिन उम्र हो जाने के बाद उनमें इतना जोश नहीं रह जाता। तो जो युवा वर्ग है, छोटे छोटे उदाहरण, आपको दिल्ली के उदाहरण देता हूं मैं तो, ताकि आसानी समझ में आए। एक 40 या 50 साल का व्यक्ति, उसको मोटरसाइकिल दो, वो अपनी जो उम्र है ना उसके कई गुना नीचे मोटरसाइकिल चलाएगा। 50 का है तो 40 की स्पीड में चलाएगा, स्पीड एकदम कम। और अगर 60 का हो गया तो 30 में ही चलेगा, ठीक है ना। और अगर 16, 17 या 18 साल के लड़के को मोटरसाइकिल दे दो, तो पता नहीं कैसे यूं यूं करके निकला। कई बार तो मेरे रोंगटे खड़े रहते, लेकिन कभी कभी मैं भी चलता था, इसीलिए तो घुटने तोड़वा दिए, समय था। ये मैं उदाहरण आपको क्यों दे रहा हूं, ये सरल उदाहरण है कि उनमें जोश होता है, उनको क्या होने वाला उसकी कोई परवाह नहीं। मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई भान नहीं है। उससे जो करवाना है वो करवा दो। इसलिए हमारी भाषा में हम युवा वर्ग को क्या बोलते हैं, मिसगाइड मिसाइल। यह है तो मिसाइल, मगर हमारे दुश्मन ने उसको मिसगाइड करके रखा हुआ है। ये मिसगाइड मिसाइल है, ये मिसाइल तो है, लेकिन हमारे दुश्मन ने उसको गाइड किया है। दुश्मन ने किधर गाइड किया है, दुश्मन ने उसको घुटने तक चड्डा पहना दिया, घुटने तक चड्डा पहना करके ऊपर एक बनियान दे दिया, बनियान के ऊपर लिख दिया ओम शांति या जय माता दी, हाथ में एक झंडा दे दिया, चल वैष्णो देवी। बिहार में मैंने जाकर देखा, झारखंड, बिहार, देवघर में वो झंडा लेकर के सब निकल जाते हैं कावड़िए, और वो बोलते हैं बोल बम का नारा है, भोले का सहारा है। खुद ही भोला है, उसका भी कोई सहारा होता है? कोई चालाक, कोई सावधान, कोई होशियार आदमी का सहारा हो सकता है, भोले का कोई सहारा होता है? राजस्थान में जाकर के देखो तो कहां जा रहे हो भाई, रामदेवरा। अबे जिस रामदेव रे जा रहे हो वो बाबा रामदेव तो क्रांतिकारी था, इसलिए उसकी हत्या हुई, उसकी हत्या करके उसको दफन किया गया, मार डाला, और उनको कह दिया जय बाबेरी, जय बाबेरी, पता नहीं क्या। तो ये मिसगाइड मिसाइल हुआ। हमारा दुश्मन जानता है कि अगर इसको थोड़ा सा भी समय मिल गया तो ये कहीं न कहीं से जानकारी हासिल कर लेगा, कहीं न कहीं पर बामसेब की मीटिंग में चला जाएगा, कहीं न कहीं फूले अंबेडकरी विचारधारा से टच हो जाएगा, कहीं न कहीं फकीर चंद जी के अगर क्लास में घुस गया तो वो तो छोड़ते ही नहीं है, 2-2 घंटों तक उसको पूरा तागा तुगा तोड़वा के ही छोड़ दे, तो वो उनके अगर चुंगल में फंस जाएगा। इसलिए हमारा दुश्मन क्या करता है, हमारा दुश्मन उसको एकदम एंगेज रखता है। क्या एंगेज रखता है? एक दिन भी एंगेज नहीं रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए होली आ गया तो चंदा मांगो, 15 दिन चंदा मांगो, 16वें दिन होली जलाओ। दीपावली आ गई, उस धंधे में लग जाओ। नवरात्रा आ गया, गरबे में लग जाओ। और साला ऐसा कभी कभी होता है कि 1-2 महीना त्योहार होता ही नहीं है, जैसे अभी चल रहा है, तो अभी कोई त्योहार नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अब कोई त्योहार नहीं है, कहां भेजे इनको, बैट और बल्ला पकड़ा दिया, चल भाई तेंदुलकर, चल भाई तू तो धोनी, साला उधर 2 घंटे 4 घंटे टीवी में मैच चलेगा, टीवी में देखता रहेगा, टीवी में मैच देखता रहेगा, टीवी का मैच खत्म हो जाएगा, ग्राउंड नहीं है तो खेत में जाएगा, खेत नहीं है तो गली में जाएगा, अब गली भी नहीं मिली तो छत पे जाएगा, छत पे भी क्रिकेट खेलते हुए देखा है वतन साहब मैंने। वो एंगेज रहना चाहिए, वो कहीं पर भी फ्री नहीं होना चाहिए, उसको काम में लगाए रखना चाहिए, ये युवा वर्ग।
और युवा वर्ग कहाँ पल रहा है मालूम है? अपने ही घरों में पल रहा है। इसलिए कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है कि किसी युवाओं के मेले में जाकर देखते हैं। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में हम ये नजारा देख सकते हैं और देख रहे हैं कि वो हमारे क्रांति करने वाली उस ताकत को, उस मिसाइल को किस तरह से डाइवर्ट कर देता है और वो उसमें लग जाता है और उसी में लगा रहता है। दूसरा, महिलाएं क्रांति कर सकती हैं। तो महिलाएं क्रांति ना करे इसके लिए उन्होंने हजारों प्रकार के लगा रखे हैं। उसके लिए एक सब्जेक्ट भी, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमारे दुश्मन ने कोई भी प्रकार की क्रांति नहीं होनी चाहिए, उसके सारे रास्ते बना रखे हैं। अब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनाओ, इसलिए हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सुबह 4 बजे उठाते हैं, ट्यूशन भेजते हैं नहीं, सुबह 1 घंटा घर पढ़ाते हैं। घर पढ़ने के बाद में नहा धोकर के तैयार होता है, तैयार होकर के 6 बजे उसको गाड़ी लेने आती है, छोड़ने जाना पड़ता है। स्कूल में छोड़ दिया, 12-1 बजे वो घर आएगा, घर में खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर वो ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से वापस आकर के फिर होमवर्क करेगा। 24 घंटे बच्चा व्यस्त। अगर माँ बाप बहुत खुश, बहुत बढ़िया बच्चा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे परसेंटेज ला रहा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है? वही जो दुश्मन पढ़ा रहा है, वही जो उसने तय किया। सिलेबस किसी भी आपके हमारे पुरखों ने नहीं बनाया। आज भी हमारे लोगों को सिलेबस बनाने का, लिखने का, किताबें लिखने का अधिकार नहीं है। और अगर हमारे किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिख दी तो वो सिलेबस में शामिल नहीं की गई, उस पर रोक जरूर लगा दी, मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए, इस पर रोक जरूर लगाई गई। तो ये इस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता तो है, मगर पढ़ाना क्या है वो तय करता है। इसलिए हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे जो बढ़िया से मार्क लाते हैं, वो भी दुश्मन के ही काम के परसेंटेज लाते हैं। वो दुश्मन के ज्ञान में ही फर्स्ट क्लास लाते हैं, हमारे ज्ञान में नहीं। क्यों नहीं लाते? क्योंकि हमारे ज्ञान में इसलिए नहीं लाते क्योंकि हम जब अगर किसी बाबा साहब की विचारधारा वाले व्यक्ति से घर में बात कर रहे होते हैं तो अंदर के घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, अंदर का दरवाजा बंद कर देते, सुन नहीं ले गए। ना तो घर की बीवी सुननी चाहिए खुद की, ना बच्चा सुनना चाहिए, ना उसके परिवार को सदस्य सुनना चाहिए। कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि भाई चलो, और क्लासों में, स्कूल में ये नहीं पढ़ाया था, मगर आज कोई टीचर ऐसी बात लेकर मेरे घर में पढ़ाने आया है तो बच्चों को इकट्ठा करके पास में बिठा दूं कि बच्चों ये भी एक ज्ञान है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसकी भी जानकारी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे दुश्मन ने ऐसे बंदोबस्त कर रखे हैं कि क्रांति होने का कोई भी आसार ना बने। उसको हमेशा क्रांति करने वाले लोगों को एंगेज कर दो ताकि क्रांति हो ही नहीं। अब रही बात, ये तो चलो मिसगाइड मिसाइल का हो गया मामला, जो स्कूल में पढ़ रहे उन बच्चों का हो गया। उधर जो ट्रेन में झाड़ू निकाल रहा है या फिर जो भीख मांग रहा है उसको इसकी जानकारी नहीं है। फिर ये क्रांति नहीं हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर 1, अगर ये क्रांति नहीं होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर ये क्रांति नहीं होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? क्रांति नहीं होती है तो जिम्मेदार वो है जो बाबा साहब का नाम तो ले रहा है, बाबा साहब का खा तो रहा है, मगर काम दुश्मन का कर रहा है। खा बाबा साहब की रहा है और नाम दुश्मन का ले रहा है। मारवाड़ी में एक कहावत है राजस्थान में, वो धन खाए धनी और गीत गावे वीरेरा। उधर राजस्थान वाले लगते, जल्दी थाली भेज, जल्दी समझ में आया। मतलब हिंदी में इसको कह सकते हैं, अनाज खाती है पति का और गीत गाती है भाई के। अनाज तो पति का खाना, प्रशंसा भाई की करना। इसको मारवाड़ी में कहते हैं धान खाए धनीरो, गीत गावे वीरेरा। हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जिसने बाबा साहब की क्रांति का संपूर्ण फायदा लिया, वो लोग क्या करते हैं? खाते बाबा साहब की है और गाते गांधी की है।
खाते बाबा की है, गाते गांधी का है। और यही बात यहां बार बार आ रही है कि हम लोग हमारे स्वयं में भी परिवर्तन नहीं लाते, अंतर चेंज नहीं लाते, तो हम लोग दूसरों को क्या चेंज करेंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे। इसलिए अगर कोई जिम्मेवार है, क्रांति नहीं हो इसका कोई जिम्मेवार है, तो हमारे दुश्मन के बाद दूसरे नंबर पे हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग जिम्मेदार है, जो या तो जानकारी लेना नहीं चाहता और या जानकारी है तो वो किसी और को देना नहीं चाहता। अरे बहुत सारे लोगों को ये देखा है, बताता कुछ नहीं है फिर भी क्या कहता है, ओ बाबा साहब के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बाबा साहब के बारे में बहुत जानता हूं। पूछते कुछ बता दो लोगों को, क्यों बताऊं, क्योंकि बताऊंगा तो ये भी जानकार हो जाएगा, ये भी जानकार हो जाएगा तो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, मेरे से आगे बढ़ जाएगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। अभी यहीं पर बात चल रही थी थोड़ी सी पहले कि पहले अनिल साहब जैसे वक्ताओं को समय नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मालूम था कि कोई जनता में लोकप्रिय हो जाएगा, अगर जनता में उसकी आवाज चली जाएगी तो वो लोग उसकी तरफ हो जाएंगे, तो हमारा पत्ता कट जाएगा। ऐसा